आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि ये जो खंड काव्य हैं इनकी संख्या 9 है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि खंड काव्य जो हैं इनकी संख्या 9 है और इनमें से कोई एक आपके ज़िले में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने विषय अध्यापक से ये पता कर लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उसी को पढ़िए। बाकी 8 से आपको कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की बात करें तो ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच ज़िलों में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप इन ज़िलों में से किसी भी ज़िले में पढ़ते हैं तो ही ये वीडियो आपके काम का है, नहीं तो ये आपके काम का नहीं है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दौलत सर्ग का, ध्यान रहे, दौलत सर्ग का सारांश लिखिए। या इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्थ कोष्ठक में देगा दौलत सर्ग का सारांश लिखिए। देखिए, इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए। देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दौलत सर्ग की कथावस्तु, सारांश की जगह दे देगा कथावस्तु लिखिए। तो देखिए, कथावस्तु का मतलब भी सारांश ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे जिस तरह से प्रश्न पूछे, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, एक बार मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, आपको सुनकर के भी बहुत कुछ याद हो जाएगा और दोबारा हम लोग जब देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है तो ये आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए, ये जो मेवाड़ मुकुट है इसके चौथे सर्ग का नाम दौलत सर्ग है। देखिए, ये जो दौलत है ये अकबर के मामा की पुत्री है, अकबर के मामा की बेटी है। लेकिन ये किसी कारणवश अकबर का राज दरबार छोड़ करके, आगरा को छोड़ करके ये महाराणा प्रताप के पास चली आती है और महाराणा प्रताप इसको अपनी धर्म पुत्री मान लेते हैं और अपनी बेटी, अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करते हैं। इधर हुआ क्या है कि जो महाराणा प्रताप हैं वो अकबर से हार गए हैं और जंगलों में भटक रहे हैं, जंगल में कुटी झोपड़ी बना कर के रह रहे हैं। तो एक दिन होता क्या है कि ये जो दौलत है, ये महाराणा प्रताप की जो पत्तियों से बनी कुटिया है उसके पीछे जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, उसके नीचे उसकी छाया में बैठ कर के अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। दौलत सोचने लगती है कि मेरे पुराने दिन भी कितने अच्छे थे। मैं जब राज दरबार में थी तो मेरे चारों तरफ सुख सुविधाएं थीं, मेरा जीवन सुखों से भरा हुआ था। लेकिन फिर वो सोचती है कि वहाँ सभी सुख तो थे लेकिन वहाँ आनंद नहीं था, क्योंकि वहाँ लोगों के बीच में प्रेम नहीं था। लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, लोगों के मन में कटुता भरी थी। और यहाँ तो मुझे महाराणा प्रताप जैसा अमूल्य निधि मिल गई है, महाराणा प्रताप जैसे मुझे पिताजी मिल गए हैं। वो बहुत ही खुश है। फिर वो क्या होता है कि जो दौलत है उसको जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं
उनका नाम है शक्ति सिंह, उनके प्रति वह आकर्षित हो जाती है या यूँ कहें कि उनसे वो प्रेम करने लगती है। लेकिन यह बात कभी वह राणा प्रताप से नहीं बताती है, क्योंकि दौलत सोचती है कि महाराणा प्रताप तो वैसे ही परेशान है अकबर से पराजित होकर के, और ये मेरी बात सुनेंगे तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी। ये बात उनको नहीं बताती है। वो शक्ति सिंह की जो तुलना है वो महाराणा प्रताप से करती है और कहती है कि महाराणा प्रताप सूर्य के समान है, शक्ति सिंह दीपक के समान है, महाराणा प्रताप अमृत के समान है, शक्ति सिंह जो है वो साधारण पानी के समान है। इस तरह से वो तुलना करती है और विचारों में डूबी रहती है। उसी समय उसको किसी के आने की आहट सुनाई देती है, किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, और यहीं पर इस सर्ग की जो कथा है वो समाप्त हो जाती है। देखिए, जो बातें मैंने बताई हैं इसी को आपको सहेज के लिखना है, संवार करके लिखना है। कैसे लिखना है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग प्रश्न उत्तर डालेंगे, नंबर डालेंगे। आप देख लीजिए कि आपके पेपर में कौन सा नंबर है। ये नंबर जो है बदल भी सकता है, 5 की जगह 25 भी हो सकता है, क्योंकि जब 1 2 3 4 5 ऐसे 20 जो OMR वाले प्रश्न होते हैं वहाँ से क्रम करता है, तो कभी कभी इसको 25 कर देता है और कभी इसको 5 करता है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद कम से कम आप 2 लाइन ज़रूर छोड़िएगा, 2 लाइन से कम मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रश्न जैसा आपका कहे दौलत सर्ग का सारांश, यहाँ पर हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर प्रश्न आए कि चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए, तब यहाँ हेडिंग डालिएगा चतुर्थ सर्ग का सारांश। अगर प्रश्न कहता है कि दौलत सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, तब यहाँ हेडिंग डालिएगा दौलत सर्ग की कथा वस्तु। जैसा प्रश्न कहे वैसी आप हेडिंग डालिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। हेडिंग डालने के बाद पहले थोड़ी सी भूमिका लिखनी है। कैसे लिखनी है, ध्यान से देखिए और पढ़िए, आप भी पढ़िए। पंडित गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चौथे सर्ग का नाम दौलत सर्ग है। इस सर्ग का नामकरण अकबर के मामा की पुत्री दौलत, जो कि अब राणा प्रताप की धर्मपुत्री बन चुकी है, के नाम पर हुआ है। इस सर्ग में दौलत की मनोदशा का, मैंने कहा वो विचारों में खोई हुई है, उसकी मनोदशा का बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रांकन किया गया है। इतनी भूमिका है। भूमिका लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए, मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हृदय स्पर्शी चित्रांकन किया गया है। दौलत चिंतामग्न मुद्रा में पर्णकुटी के पीछे, पर्णकुटी मतलब पत्तियों की कुटी के पीछे लताओं से ढके घने वृक्षों की छाया में बैठी हुई अपने बीते हुए जीवन के विषय में विचार कर रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि वे दिन भी क्या दिन थे जब वह आगरा के महल में सभी प्रकार के सुखों से युक्त जीवन व्यतीत करती थी। फिर वह यहाँ वन में क्यों आ गई, उसके मन में ये बात चल रही है। फिर वह यहाँ वन में क्यों आ गई। फिर वह स्वयं के प्रश्नों का उत्तर देती हुई कहती है कि मुझे वह जीवन कभी भी पसंद नहीं था, कभी भी पसंद नहीं था। वहाँ छल कपट द्वेष स्वार्थ बहुत अधिक था, प्रेम और दया नहीं थी। वह कहती है, अब यहाँ पे काव्य की लाइन है, कविता की 2 लाइन है। वह कहती है, उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको ये याद नहीं होता है
तब आप देखिए इतना ही लिखेंगे, इसके आगे इधर वाला नहीं लिखेंगे। अगर इधर लिख देंगे तब ये आपको लिखना पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कटुता ही थी प्रीति नहीं, उसे राणा की यह कुटिया अधिक सुखदायक है, क्योंकि यहाँ शांति और संतोष भरा जीवन है। वह सोचती है कि मैंने राणा के रूप में पिता पाकर अमूल्य निधि, निधि माने खजाना होता है, अमूल्य निधि पा ली है। वे मुझे शत्रु की बेटी नहीं अपितु अपनी ही बेटी मानते हैं। राणा का स्वतंत्रता प्रेम अतुलनीय है। शत्रु भी इनका यशगान, यशगान मतलब गुणगान, यशगान करते हैं, इसलिए मेवाड़ मुकुट कहलाते हैं। वह राणा प्रताप की सज्जनता के बारे में कहती है। अब वह राणा प्रताप की तारीफ करती है। दौलत कैसे करती है, काव्य की लाइन है, चलिए देखते हैं। राणा के बारे में कहती है, अकबर यह क्यों नहीं समझते हैं कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, ठीक है। और फिर उसके आगे लिखेंगे, दौलत का मन राणा के भाई शक्ति सिंह पर आकृष्ट है, किंतु वह राणा प्रताप के सामने अपनी कहानी बताकर उनके दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहती है। वह शक्ति सिंह और राणा प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि, क्या कहती है, फिर कविता की लाइन है। देखिए कविता की लाइन लिखने से आपका उत्तर जो है वो सुंदर दिखने लगता है। तुलना करती हुई कहती है कि यह सूर्य है, वह दीपक है, ये अमृत वह पानी, ये नर नाहर वह श्रृंगाल है, वह मूर्ख ये ज्ञानी। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये याद हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत सुंदर है, लेकिन किसी कारण अगर ये याद ना हो तो फिर आप उत्तर यहाँ तक लिखिएगा, फिर इतना ही लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा। अगर इसको लिख देंगे तो इसका मतलब है तब आपको ये कविता भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये नर नाहर वह श्रृंगाल है, वह मूर्ख ये ज्ञानी। इसी समय विचार मग्न दौलत को किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और इसके साथ ही इस सर्ग की समाप्ति हो जाती है। अब अगले पंचम सर्ग में हम लोग देखेंगे कि आखिर पैरों की आवाज़ किसकी थी और कौन सी घटना घटी थी।